बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू लिव। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ख़ान और आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और मैं मुल्तान में सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की तैयारी करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में हम इस नशिस्त में देखेंगे कि कितनी किस्म के सवालात आते हैं और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को बआसानी करने का क्या तरीका है। तो पहली बात ये कि इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में सवालात की फ़हरिस्त क्या है और इन सवालात को कैसे टैकल करेंगे, इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो होता है सिनोनिम एंटोनिम्स का। और सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर जो है, आप जैसा कि आपके इल्म में होगा कि सिनोनिम्स में के क्वेश्चन में एक जो है वो क्वेश्चन के अंदर कोई वर्ड दिया हुआ है, आगे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और उस वर्ड का जो ऊपर दिया हुआ है 4 ऑप्शंस के अंदर सिमिलर मीनिंग आपने देखना है। इसी तरीके से जो है वो एंटोनिम के क्वेश्चन के अंदर जो है एक वर्ड दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस के अंदर आपने उसका ऑपोजिट मीनिंग जो है वो देखना है। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर आता होता है वो है प्रेसी का क्वेश्चन। और प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो मार्क्स के एतबार से और वैसे भी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के एतबार से जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। एक पैसेज दिया हुआ होता है और उस पैसेज की आपने एक प्रेसी जो है वो बनानी होती है पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उसके नीचे जो है वो 4 या 5 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए होते हैं और उसी पैराग्राफ के अंदर से जो है वो आपने उन क्वेश्चंस के जो पैराग्राफ के नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर्स जो हैं वो आपने तलाश करने होते हैं। इसके बाद ईडियम्स का क्वेश्चन आता है। आपको ईडियम्स दिए जाते हैं और उन ईडियम्स के जो हैं वो आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं और सेंटेंसेस इस अंदाज से बनाने होते हैं कि ईडियम का मीनिंग जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ जाए। इसके बाद जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो एक जैसे दिखने वाले इंग्लिश के जो अल्फाज हैं जो कि मुख्तलिफ अपने मायने रखते हैं, उनको आपने सेंटेंसेस की मदद से इस अंदाज़ में बयान करना होता है कि उनके वर्ड्स उन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग वाज़े हो जाएं। और इसके बाद एक्टिवाइज़ एंड पैसिवाइज़ के क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिवाइज़ सेंटेंसेस होते हैं तो उनको आपने पैसिवाइज़ में कन्वर्ट करना होता है, या पैसिवाइज़ के क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपने एक्टिवाइज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। और इस क्वेश्चन के बाद जो है वो एक क्वेश्चन करेक्शन का भी आता है कि चंद एक सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, उसके अंदर जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या सेंस की मिस्टेक्स होती हैं। तो उन सेंटेंसेस को आपने ग्रामेटिकली या सेंस की मिस्टेक्स को ख़त्म करके जो है वो करेक्ट फॉर्म में आपने लिखना होता है। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है वो एनोलॉजी का क्वेश्चन होता है और एनोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर जो है वो 2 वर्ड्स का आपस में एक रिलेशनशिप बयान किया गया होता है और इसके बाद नीचे जो है वो 4 ऑप्शंस दी हुई होती
हुई हैं कि अगर फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ वर्ड के साथ इस तरीके से कनेक्शन है तो जो है जैसे साइंस का साइंटिस्ट के साथ अगर कोई कनेक्शन है तो इसी तरीके से जो है वो आप देखेंगे के नीचे आपको ऑप्शंस दी हुई होंगी कि मैथ का मैथमेटिशियन के साथ वही कनेक्शन होगा और इसी तरीके से और भी चंद एक जो है वो आपको ऑप्शंस दी गई होंगी। तो एनोलॉजी का एक क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछा जाता है। इसी तरीके से पंक्चुएशन का जो है वो क्वेश्चन भी आता होता है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसको जो है वो पंक्चुएशन के एतबार से जो है वो आपने लिखना होता है। उसमें फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन या जो है वो हाइफन या क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं दिए हुए तो आपने उसके अंदर वो लगाने होते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में आता है और वो है प्रेपोजिशन का कि राइट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो आपने जो है वो करके दिखाना होता है। और जो है इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में आता है वो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है कि उर्दू टू इंग्लिश जो है वो आपने एक पैराग्राफ उर्दू के अंदर दिया हुआ होता है और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इस तरीके से तकरीबन 11 जो है वो क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, 11 किस्म के। इसमें चंद एक क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि पेट होते हैं और जिन्होंने आना ही आना होता है, जैसा कि सिनोनिम एंटोनिम्स का और ट्रांसलेशन का और प्रेसी का और कॉम्प्रीहेंशन का। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्टरनेटिव आते हैं। आप 2016 से ऑनवर्ड जो है वो पेपर्स जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं 11 किस्म के क्वेश्चंस के अंदर से ही पेपर बना हुआ होगा और सिनोनिम, एंटोनिम, ट्रांसलेशन, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है वो हर पेपर के अंदर आपको मिलेगा। बाकी जो पेपर्स होंगे उनके अंदर जो बाकी मैंने आपको बाकी मानदा जो सवालात मैंने आपको बताए हैं 11 में से 7 जो बाकी सवालात बचते हैं, जिसमें एक्टिवाइज, पैसिवाइज है, नरेशन है, जो है वो एनोलॉजी है, प्रेपोजिशन है, पंक्चुएशन है, करेक्शन है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये अल्टरनेटिवली भी पूछे जाते हैं कि एनोलॉजी दिया है तो पंक्चुएशन नहीं दी, अगर पंक्चुएशन दे दिया तो एनोलॉजी नहीं दी। लेकिन बहरहाल इन्हीं 11 किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर पूछता होता है। तो इन्हीं 11 किस्म के क्वेश्चंस को जो है वो हमने तैयार करना है और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाकर इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के अंदर के पेपर को ना सिर्फ तैयार कर सकते हैं बल्कि इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की, तो आप ये देखिए कि इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के लिए सबसे पहले तो आप यही है कि ग्रामर के रूल्स जो हैं वो अगर आप को ने अच्छे तरीके से अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको जो है वो रिकॉल कर लें ख़ुद से, नहीं तो किसी भी अच्छे से ग्रामर के टीचर के साथ जाकर आप एक दफ़ा ग्रामर को दोबारा पढ़ लें। और इसके बाद जो है प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, इनकी मुसलसल प्रैक्टिस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। सिनोनिम, एंटोनिम्स की जहाँ तक बात आती है, अब इसके लिए जो है मैं आपको आगे चलकर स्ट्रेटजी समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस पेपर को जो है वो टैकल करना है। तो प्रेसी का क्वेश्चन, जहाँ तक प्रेसी के क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो प्रेसी के क्वेश्चन के अंदर जो है वो आप यूँ ऐसा कर सकते हैं कि प्रेसी के रूल्स को एक दफ़ा अच्छे से समझकर और देन पास्ट जो है वो 50 इयर्स के प्रेसी के पेपर्स CSS के अवेलेबल हैं। प्रेसी का जो पेपर है इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन का वो 1971 से लेकर और ऑनवर्ड 2021 तक आपको अवेलेबल होगा। और 1971 से ही प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो आपको आ रहा है, आपके पेपर्स के अंदर आ रहा है।
तो 1971 से लेकर और 2021 तक जो है वो प्रेसी तकरीबन 50 प्रेसीज़ बनती हैं। तो ये अवेलेबल हैं, आप उन पास पेपर्स से निकाल लें और हफ्ते की जो है वो वीक के अंदर एक प्रेसी जो है वो करके अपने किसी भी टीचर को जो है वो आप चेक करवा सकते हैं। और इस तरीके से आपने एकदम 50 प्रेसीज़ नहीं करनी, आपने एक एक करके जो है वो प्रेसी एक वीक में जब आप एक करेंगे तो एक साल के अंदर जो है वो आप 50 प्रेसीज़ की प्रैक्टिस कर लें तो ये जो है वो काफ़ी हो जाएगा। इसी तरीके से कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है वो 1971 से पेपर्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन 1971 से जो है कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नहीं आया था। 1982 से कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आया और ये बाद में फिर हर पेपर में देखा गया। तकरीबन 40 इयर्स के कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप अगर वीक में एक कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करें तो आप कॉम्प्रीहेंशन का जो है वो क्वेश्चंस भी इजीली टैकल कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसलेशन की जो प्रैक्टिस है वो भी जो है वो आप इसी तरीके से करते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसी के ऊपर कि प्रेसी के जो हैं वो रूल्स क्या हैं और प्रेसी करने के। तो इन रूल्स में जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जो भी गिवन पैसेज हो उसको आपने 1/3 वर्ड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर जो है 300 वर्ड्स का मेन पैसेज है प्रेसी का तो आपने 100 जो है वो वर्ड्स की प्रेसी बनानी है। इसके बाद जो प्रेसी है इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एंड द ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ शुड रिमेन द सेम। आपने ठीक है जो है वो प्रेसी के मेन पैसेज से आइडियाज़ तो सारे वही लेने हैं जो कि प्रेसी के पैसेज के राइटर ने दिए हुए हैं, लेकिन आपने वहाँ से कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंसेस जो हैं वो कॉपी करके प्रेसी को नहीं लिखना, बल्कि अपने अल्फाज में उस प्रेसी को लिखना है। और जो ऑर्डर ऑफ प्रेसी हो वो वही होना चाहिए जो कि मेन पैसेज के अंदर दिया हुआ है। आप प्रेसी के आइडियाज़ के ऑर्डर को चेंज करने की जो है वो कोशिश ना करें। इसमें तीसरा रूल ये है इट शुड बी रेड एज कॉन्टीन्यूअस होल। जब आप प्रेसी के मेन पैसेज से एक प्रेसी बनाते होते हैं तो उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात जो है ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक प्रेसी जो है वो आपने करनी है तो आपने वो प्रेसी जो है उसका पैसेज एक दफ़ा पढ़ा है और उसके बाद आप एक मुकम्मल पैराग्राफ की सूरत में जो है वो एक प्रेसी लिख दें। नहीं, उसके लिए चंद एक प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिसमें पहले एक रफ़ ड्राफ्ट बनता है और फिर आप 2-2 3-3 लाइनों की मदद से जो है वो 2-2 3-3 लाइनें उठाते हैं मेन पैसेज से और उनकी प्रेसी बनाते हैं और इस तरीके से करते करते आप मुकम्मल प्रेसी जो है वो बना लेते होते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं कि मेन पैसेज से 2 लाइनें और 3 लाइनें उठाई उनकी प्रेसी बनाई, फिर 3 लाइनें उठाई फिर उनकी प्रेसी बनाई और एक रफ़ ड्राफ्ट बनाकर आप एक फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं तो बाज़ औक़ात वो डिसजॉइंटेड किस्म के सेंटेंसेस की सूरत में आ जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना आपने, बल्कि आपने जो है वो ऐसे जो फ़ाइनल आप प्रेसी बनाएंगे वो जो है एक इट शुड बी रेड एज ए कॉन्टीन्यूअस होल के मुकम्मल तौर पर एक पैराग्राफ लगे कि एक फ़्लो में बात जो है वो चल रही है। और चौथा जो इसका रूल है इट शुड कंटेन ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स कि जो ज़रूरी बात पैसेज के अंदर की गई है आपने वही उसके अंदर बयान करनी है और जो उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं या आपको कोई ऐसी बात लग रही है जिसका मेन जो है वो टॉपिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो वो आपने जो है वो निकाल देनी है। इसके बाद इट शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, फॉर्म ऑफ स्पीच। तो आपने जो है वो इसको डायरेक्ट स्पीच में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो लिखना है। आपने जो है वो थर्ड पर्सन का जो है वो इस्तेमाल करना है। कभी भी फर्स्ट पर्सन में जो है वो पैसेज ये प्रेसी को लिखने की गलती नहीं करनी है आपने। इसके बाद है जी इट शुड हैव द सेम टेंस एज इन द पैसेज। जो मेन पैसेज के अंदर टेंस यूज़ किया गया आपने अपने प्रेसी के अंदर भी वही टेंस जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। फिर है जी इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। ये मैंने आपको पहले भी बता दी है बात कि थर्ड पर्सन में जब आप जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में लिखेंगे फिर आप थर्ड पर्सन में भी जो है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। द टाइटल शुड बी एबल टू सम अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रेसी। तो जो टाइटल होना चाहिए प्रेसी का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जी आपने एक सूटेबल टाइटल देना है और इस पैसेज की इस पैराग्राफ की जो है वो आपने प्रेसी बनानी है। तो
टाइटल जो है वो एज ए होल पूरे जो पूरा पैराग्राफ है या पैसेज है प्रेसी का, उसको क्वालिफाई करे। इस तरह का टाइटल जो है वो होना चाहिए। तो ये रूल्स हैं प्रेसी के, और जो है इनको आपने अच्छे से देखना है और आपने करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुड प्रेसी की क्वालिटीज़ बुनियादी तौर पर क्या होती हैं। तो पहले नंबर पर जो अच्छी प्रेसी की क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि एज द वर्ड इंडिकेट्स इट शुड बी डेफिनेट, एग्जैक्ट, जस्ट ऑफ द राइट अमाउंट एंड नॉट वेग। कि ये डेफिनेट हो, एग्जैक्ट हो। मैंने आपको कहा कि सेंट्रल आइडिया होना चाहिए है, इलस्ट्रेशन को आप निकाल दें, एग्जाम्पल्स को निकाल दें। कुछ जो है वो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं हर पैसेज के, वो उनका मेन आइडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो उसको आप निकाल दें, और मतलब बिल्कुल जो है वो पैसेज जो प्रेसी का हो वो इंडिकेट करे, डेफिनेट हो, एग्जैक्ट हो, और राइट अमाउंट ऑफ वर्ड्स हों, और उसमें वेग कोई बातें आपने ना की हुई हों। दूसरी बात है, इट मस्ट गिव ऑल द सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, के तमाम अहम पॉइंट्स जो मेन पैसेज के हैं वो अच्छी प्रेसी के अंदर होने चाहिए। इट मस्ट बी निट क्लोजली, क्लियरली और कंसाइजली, और ये जो है वो पैराग्राफ जो आपने लिखा हुआ हो, ये कोई डिसजॉइंटेड सेंटेंसेस पर मुश्तमिल कोई पैराग्राफ ना हो, बल्कि कोहेरेंटली इसके अंदर आइडियाज़ को चलना चाहिए जो मेन पैसेज के अंदर बात की हुई है, उस फ्लो को जो है वो आपने कायम रखना है इसके अंदर। इसके बाद वेग एक्सप्रेशंस और जंबल्ड फ्रेजेस से अवॉइड करें आप, जो कि बात क्लियर ना कर रहे हों, और इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू सर्व इट्स पर्पज़। इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए प्रेसी की आपकी कि अपना बुनियादी पर्पज़ जो है वो फुलफ़िल कर दे, यानी कि तमाम इम्पॉर्टेंट बातें जो मेन पैसेज में की गई हैं वो इसके अंदर वो बयान कर दें। इसके बाद है जी, इट शुड बी कोहेरेंट। मैंने आपको पहले बताया कि ईच सेंटेंस शुड फ्लो इनटू द नेक्स्ट, और कोई भी डिसजॉइंटेड जो किस्म के सेंटेंसेस जो हैं वो आपके लगने नहीं चाहिए। इसके बाद है, इट मस्ट एडहेयर टू द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ एज एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पैसेज। अच्छी जो प्रेसी होती है वो उन्हीं आइडियाज़ के सीक्वेंस पे चलती है जो कि मेन पैसेज के अंदर जो हैं वो दिए गए हैं। तमाम किस्म की डिटेल्स, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस को जो है वो आपने ख़त्म कर देना है। इसके बाद अ वर्ड में सब्स्टिट्यूट फॉर अ फ्रेज़ एंड अ फ्रेज़ फॉर ए क्लॉज। अगर आपने जो है वो प्रेसी बनानी है तो उसमें कोई ऐसी फ्रेज़ या आपको क्लॉज ऐसी लग रही है कि जिसको आप मतलब एक वर्ड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। जैसे द मैन ऑफ रीजनिंग जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो साइंटिस्ट को भी कहा जाता है, तो इसकी जगह आप साइंटिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मदद से जो है वो आप बहुत से फ्रेजेस और क्लॉजेस को जो है वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी, द प्रॉपर यूज़ ऑफ द कॉलन एंड सेमी कॉलन एंड पंक्चुएशन। अच्छी प्रेसी के अंदर जो है वो पंक्चुएशन जो है वो अपना एक बहुत रोल अदा करती है। तो जहाँ पर भी जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत हो तो आपने वो जो है वो अपनी प्रेसी के अंदर देने हैं। इसके बाद है, आप प्रेसी शुड बी रिटन इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच। जो है ये बात पहले भी हो चुकी है कि आपने इसको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद लॉन्ग टाइटल जो है वो उससे आपने इज्तनाब करना है। बुनियादी तौर पर जो है वो जो प्रेसी का टाइटल होता है वो प्रेसी ऑफ द प्रेसी होती है, यानी कि मेन आइडिया जो है उसके मुतल्लिक जो है वो बात की जाती है, जो वो टाइटल जो पूरी प्रेसी को जो है वो क्वालिफाई कर रहा होता है। तो ये चंद एक गुड क्वालिटीज़ हैं गुड प्रेसी की, और इनको आप जब भी प्रेसी करेंगे इनको जो है वो मद्देनज़र रखेंगे। इसके बाद जो है, अ प्रेसी शुड बी स्केची, इट should be complete and contain all the important in the points in the original passage। तो तमाम जो important points होने चाहिए होते हैं मेन पैसेज के अंदर, वो प्रेसी में भी होने चाहिए। इन चीज़ों का जो है वो आपने बहुत ख्याल रखना है, तभी आपकी प्रेसी एक अच्छी प्रेसी जो है वो साबित होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो प्रेसी के अंदर हमने जो है वो अवॉइड करना है।
तो सबसे पहले जो है वो आपकी अपनी बात अपनी तरफ से जो है वो प्रेसी के अंदर कोई बात नहीं करनी है आपने, बल्कि आप अगर राइटर की किसी बात से आप इख्तलाफ भी करते हैं तो फिर भी आपने जो है वो उसी की बात लिखनी है, अपने कमेंट्स जो हैं वो प्रेसी के अंदर आपने बुनियादी तौर पर नहीं लिखने। तो और इसके बाद है अवॉइड बोरिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज में से जो है वो नहीं आपने फ्रेजेस और जो है वो सेंटेंसेस लेने, बल्कि अपने अल्फाज में जो है वो प्रेसी को लिखना है। तो और इसके बाद है कि अवॉइड बैड स्टाइल, सी दैट योर सेंटेंस डू नॉट लैक यूनिटी। कोहेरेंस मैंने आपको पहले बताया था कि कोहेरेंस होने चाहिए और यूनिटी जो है वो अमंग द सेंटेंसेस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो जो है वो ये चीज़ आपको प्रेसी के जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं दिलवाएगी। इसके बाद है जी अवॉइड एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब्ड लेंथ ऑफ द प्रेसी जो है वो वैसे तो 1/3 ही होती है, लेकिन अगर आप 1970s की जो है वो प्रेसीज उठा के देखेंगे तो उसके अंदर एग्जामिनर ने बाकायदा तौर पर लेंथ जो है वो मेंशन की हुई होती थी कि आपने इस पैसेज की 250 वर्ड्स के अंदर जो है वो प्रेसी बनानी है या 200 वर्ड्स के अंदर बनानी है। तो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा जो है वो आप एक्सीड ना करें। तमाम इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स को जो है वो आप अवॉइड करें। इसके बाद तमाम एग्जांपल्स को जो है वो आप अवॉइड करें। तो ये चंद एक जो है वो चीज़ें हैं जो कि अच्छी प्रेसी के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो प्रैक्टिकल हिंट्स हैं प्रेसी करने के, वो ये हैं कि आप सबसे पहले जो है प्रेसी करने के लिए ज़रूरी ये है कि प्रेसी राइटिंग डिमांड्स अ वाइड एंड एक्यूरेट नॉलेज of the language and ability to sift the essential facts from the chaff of the standard English prose। तो बुनियादी तौर पर जो है वो प्रेसी राइटिंग आपकी अच्छी तभी होगी जब आप को इंग्लिश पर कमांड होगी और इंग्लिश को जो है वो समझने की आपके अंदर सलाहियत होगी। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर ये एबिलिटी आपके अंदर है और ये एबिलिटी ओवर द मंथ्स जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, अगर आपने पहले कोई ज़्यादा इंग्लिश की किताबें या इंग्लिश की रीडिंग्स जो हैं वो आपने नहीं पढ़ी हुई। बुनियादी तौर पर जितनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश की रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा ही आपके लिए प्रेसी करना और उसको समझना आसान होगा। तो अगर इंग्लिश की रीडिंग इंग्लिश एक्सपोजर आपका इतना अच्छा नहीं है तो आप जो है वो डेली डॉन पढ़ें। हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो लाजमी तौर पर आप इंग्लिश की कोई किताब जो है वो लाजमी उसको पढ़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके लिए आसानी पैदा होती चली जाएगी। तो दूसरा जो प्रैक्टिकल हिंट है वो जो प्रेसी करने का है, बुनियादी तौर पर प्रैक्टिस का नाम ही जो है वो प्रेसी है। प्रेसी की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप इसको बेहतर बना लेंगे। और जैसा कि एक इंसान को तैरना नहीं आता जब तक वो दरिया के अंदर गोते नहीं लगाता और जो है वो तैरना पानी के अंदर ही जाकर आता है, इसी तरीके से जो है वो प्रेसी का भी ताल्लुक़ है कि प्रेसी भी तभी आपकी बेहतर होगी जब आप इसको करेंगे। और तरीक़ाकार इसका यही है कि पास 50 ईयर्स की प्रेसीज़ आपके पास अवेलेबल हैं और उन प्रेसीज़ को जो है वो आप आसानी से फिर कर सकते हैं। ये हफ्ते में एक प्रैक्टिस करें, 50 प्रेसीज़ की इकट्ठी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करते जाएं और महीने में 4 प्रेसीज़, इस तरीके से साल भर आप प्रैक्टिस में भी रहेंगे और आपकी प्रेसीज़ भी अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेसी करने के बुनियादी तौर पर प्रैक्टिकल हिंट्स हैं वो हैं क्या। सबसे पहले एक या दो दफ़ा या ज़रूरत पड़े तो तीसरी दफ़ा भी आप पूरे पैसेज को पढ़ें और अपने जहन में एक आइडिया बना लें कि ये पैसेज बुनियादी तौर पर है किस मौजू पर। इसके बाद है दोनों जो एक पैसेज का आपने जो पैसेज अटेम्प्ट करना है प्रेसी के लिए, उसके एक एक वर्ड को आप खुद काउंट करें, ठीक है, और देखें कि इसके टोटल वर्ड्स जो हैं वो हैं कितने। इसके बाद आपने एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना है प्रेसी का। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कोई भी ऐसा जो है मुश्किल ही बंदा हो सकता है लाजमी, और ये स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है बीइंग एन एस्पायरेंट ऑफ CSS तो ये बहुत मुश्किल काम है कि आप प्रेसी का एक पैसेज एक दफ़ा पढ़ें और दैन फिर उसकी प्रेसी बना लें। ऐसा नहीं होता। आपने प्रेसी का पैसेज 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, टोटल वर्ड्स काउंट करने हैं, एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना है, फिर आपने 2 से 3 लाइनें उठानी हैं और उनकी प्रेसी बनानी है।
फिर 2 से 3 लाइनें उठानी है और फिर उनकी प्रेसी बनानी है, फिर 2 से 3 लाइनें उठानी है और उनकी प्रेसी बनानी है। इस तरीके से करते करते आप मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रेसी बना लेंगे। इसके बाद जो है आपको ज़रूरत महसूस हो तो वही एक रफ़ ड्राफ्ट ठीक है। अगर ज़रूरत महसूस होती है कि ये ठीक नहीं बना तो आप एक सेकंड रफ़ ड्राफ्ट जो है वो बना लें और उसके बाद जो है वो आप प्रेसी का फ़ाइनल ड्राफ्ट बना के उन डिसजॉइंटेड जो आपके सेंटेंसेस हैं उनको एक फ़ाइनल जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिख दें और वो आपकी और वो होना भी 1/3 चाहिए। इसके बाद जो है वो आप सूटेबल टाइटल जो है वो रफ़ ड्राफ्ट बनाने के बाद सूटेबल टाइटल्स जो हैं वो 2 या 3 अपनी तरफ से सजेस्ट कर लें और उसके बाद जो फ़ाइनल आपको लगे कि ये वाला सबसे सूटेबल टाइटल है उसको प्रेसी के हमेशा टॉप पर जो है वो टाइटल लिखें। फिर प्रेसी जो आपने रफ़ ड्राफ्ट बनाया है उसकी मदद से एक पूरा पैराग्राफ जो है जो कि कोहेरेंट सेंटेंसेस पर मबनी जो है और एक फ़्लो ऑफ थॉट जो है उसके अंदर होनी चाहिए, उस पर मबनी जो है वो पैराग्राफ होना चाहिए और लास्ट के अंदर जो है वो आप टोटल वर्ड्स ऑफ द मेन पैसेज लिखेंगे। फिर प्रेसी के रिक्वायर्ड वर्ड्स लिखेंगे जो कि 1/3 होने चाहिए और उसके बाद अपनी प्रेसी के वर्ड्स जो हैं वो आप लिखेंगे प्रेसी के आपकी प्रेसी के कितने वर्ड्स हैं। इसके बाद जी हम देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन आता है और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में जो है वो मैंने आपको जैसे बताया पहले कि कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है वो बुनियादी तौर पर एक पैसेज दिया हुआ होता है और उसके नीचे जो है वो 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं या 2 से 3 भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर आपने उसी पैसेज के अंदर से देखकर आपने करना होता है। तो इसके रूल्स देख लेते हैं जी कि सबसे पहले तो जो है वो आप कॉम्प्रीहेंशन के मेन पैसेज को जो है वो इसके बुनियादी तौर पर जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या जो कॉम्प्रीहेंशन है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स तो यही हैं कि सबसे पहले कि वो आपके अपने अल्फाज में लिखा हुआ होना चाहिए। आप ठीक है आप क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे मेन पैसेज में से ही, लेकिन आपने उनको अपने अल्फाज में जो है वो लिखना है। तो ये तो जो है वो रूल नंबर 1 है। तो इसके बाद इट शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो आपने लिखना है। और इसके बाद जो है इसका भी टेंस जो है वो वैसे ही सेम होना चाहिए जैसा कि मेन पैसेज का जो है वो टेंस हो, उसी टेंस में जो है वो आपने आंसर जो है वो करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3rd पर्सन का इसमें इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश करनी है कि 1st पर्सन में जो है वो आप ना लिखें अनटिल जो है वो इसमें मांगा ना किया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल हिंट्स क्या हैं कॉम्प्रीहेंशन करने के। तो सबसे पहले जो है वो आप मेन पैसेज को जो है वो एक दफ़ा पढ़ लें। वैसे तो इट इज़ अप टू यू कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं या आप पहले पैसेज पढ़ते हैं। कुछ लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर पैसेज पढ़ते हैं और कुछ लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बट इट इज़ अप टू यू, या आपके ऊपर है कि आप किस में जो है वो इजी रहते हैं। तो पहले पैसेज पढ़ लें और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस पढ़ लें। इसके बाद जब आपने एक दफ़ा पैसेज और एक दफ़ा क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो तीसरे नंबर पर जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपने उन क्वेश्चंस को पढ़कर मेन पैसेज के अंदर आइडेंटिफाई करें कि किन लाइंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, किन लाइंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, किन लाइंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मिसाल के तौर पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैसेज के लाइन नंबर 2 के मिड से शुरू होकर और लाइन नंबर 3 के एंड तक है। तो आपने वहाँ पर जो है लाइन नंबर 2 के मिड से आपने 1 लिखना है और लाइन नंबर 3 के एंड पर आपने 1 लिख देना है, यानी कि इन लाइंस के दरमियान जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आपने आंसर जो है वो आपने इंडिकेट कर देना मेन पैसेज के अंदर। और उसके बाद जो है वो उनके आंसर्स आपने चौथे नंबर पर जो स्टेप है वो ये है कि उनके आंसर जो है वो आपने अपने अल्फाज में लिख देने। तो ये प्रैक्टिकल हिंट्स हैं जो है कॉम्प्रीहेंशन को करने के, इसको जो है वो आपने फॉलो करना है।
इसके बाद हम ट्रांसलेशन के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जी। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जो है वो आप किस तरीके से जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कॉम्प्रीहेंशन के मुतालिक बल्कि मैं एक बात आपको बताना भूल गया, वो ये कि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी 1982 से लेकर ऑनवर्ड 2021 तक अवेलेबल हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है वो पास्ट पेपर से अटेम्प्ट करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी ट्रांसलेशन के ऊपर। तो ट्रांसलेशन का भी इसी तरीके से आप जो है वो ट्रांसलेशन भी प्रेसी की तरह और कॉम्प्रीहेंशन की तरह इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट। तो आप जो है वो कोई भी बुक ले लें ट्रांसलेशन की, या आप पैसेजेस ले लें और उसको करके अपने टीचर को दिखा दें। या इसका एक और तरीका जो अपने आप ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि ट्रांसलेशन हुई हुई कोई किताबें बीए की आपको मिल जाएंगी कि जिसमें जो है वो मेन पैसेज की ट्रांसलेशन हुई हुई होगी। तो आप जो है वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन हुई हुई होगी या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई हुई होगी। तो उर्दू के पैराग्राफ को देखकर जो है वो आप उसकी इंग्लिश बनाएं और उससे फिर जो है वो मेन किताब को देखेंगे किताब वाले ने इसकी इंग्लिश क्या बनाई हुई थी। और इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक पेज की जो है एक पेज की एक वीक के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएं तो आप इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अभी हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस को जो है वो हमने देखा है। अब इसके बाद जो है वो हम आते हैं मिसलेनियस की तरफ कि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो इन 3 क्वेश्चंस के अलावा जो आते होते हैं प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन के अलावा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसा कि इडियम्स आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, करेक्शन आता है का क्वेश्चन आता है, एनोलॉजी का क्वेश्चन आता है, पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है, तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो इसके अंदर जो है वो अल्टरनेटिवली भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सिनोनिम एंटोनिम्स। तो अब आप देखें ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम्स या एनोलॉजी, इसका तो ताल्लुक आपकी वोकैबुलरी से है। तो वोकैबुलरी जो है उसको करने का या इडियम्स को करने का तरीक़ाकार ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो आप 2 वर्ड्स अगर जो है वो वोकैबुलरी के डेली करें तो वो मोर देन अनफ हैं। 10-10, 20-20, 50-50 वर्ड्स डेली के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 2 वर्ड्स करें, लेकिन वो 2 वर्ड्स आपके इस लिहाज से होने चाहिए कि आपको वो जो है वर्ड्स दोबारा भूलें ना। आप 50 वर्ड आज करते हैं, 50 कल करते हैं और परसों पता लगता है कि पिछले 50 जो हैं वो पहले दिन वाले 50 तो हम भूल चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर वर्ड्स या ईडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स ये आपको कैसे वोकैबुलरी कैसे आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट बनती होती है, वो इस तरीके से बनती है कि जब भी आप 1 या 2 वर्ड डेली के सीखें उनकी पूरी फैमिली को देखें कि वो वर्ड एज ए नाउन कहाँ इस्तेमाल होता है, आया कि ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है या एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो ये वर्ड बुनियादी तौर पर है क्या, और उस वर्ड को आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली में उसको यूज़ करें। जब आप उसको यूज़ करेंगे फिर आपको कभी मतलब आप एक दिन 2 वर्ड किए हैं तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के दरमियान, अपनी फैमिली के दरमियान आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ करें, और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से ईडियम्स हैं, ईडियम्स भी आपने डेली के करने हैं लेकिन कम करें, 2 से 3 करें। जब हम 20, 25, 30, 50 करते हैं तो पता लगता है 3-4 दिन बाद हमने कर तो 200 लिए होते हैं लेकिन पहले दिन वाले 50 जो हैं वो भूल गए होते हैं। तो इनको परमानेंट अपनी मेमोरी का पार्ट बनाने के लिए आप इनको यूज़ करें और कम तादाद में करें। ये इसका एक प्रैक्टिकल हिंट है इसको करने का। इसके बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है, सिनोनिम एंटोनिम है, करेक्शन है, एनोलॉजी है, या जो है वो प्रेपोजिशन है, या इसके बाद इसमें नरेशन का भी क्वेश्चन आता है। तो ये अगर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर तो आपने इसके अंदर क्या करना है कि इन सब के रूल्स एक दफ़ा करके, पंक्चुएशन के, नरेशन के, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज के, प्रेपोजिशन के, इनके रूल्स एक दफ़ा करके, और फिर हफ्ते में आप दिनों को डिवाइड कर लें कि एक दिन मैं एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज की प्रैक्टिस करूँगा, फिर अगले दिन नरेशन की करूँगा, उससे अगले दिन प्रेपोजिशन की करूँगा। आधा आधा घंटा आपने जो है वो इनकी प्रैक्टिस को देना है डेली का। तो
तो ये बुनियादी तौर पर ये जो पेपर है ये प्रैक्टिस का ही नाम है। और आप अगर एक ही दफ़ा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल्स करके उसकी बेशक 6 किताबों से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 3-4 महीने बाद आप दोबारा भूल जाएंगे। आपने करना इसी तरीके से है कि प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, इनको हफ्ते में एक एक दिन जो है वो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक दिन आप प्रेसी कर लें, दूसरे दिन कॉम्प्रीहेंशन कर लें, तीसरे दिन ट्रांसलेशन कर लें। इसी तरीके से हफ्ते के बाकी 4 दिन जो हैं वो आप एक दिन प्रेपोजिशन कर लें, एक दिन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर लें, एक दिन नरेशन कर लें, एक दिन जो है वो पंक्चुएशन की प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस जो है जो जब कॉन्टीन्यूसली चलती जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं। और इसके बाद जो है वो जो वोकैबलरी है उसके मुतलिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से मुसलसल प्रैक्टिस में रहकर आप आसानी से इस पेपर को जो है वो कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के मुतल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे जो है वो मेरे मेलिंग एड्रेस पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। 0321730280 मेरा नंबर है। और जो है उम्मीद है कि मैं चीज़ों को इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन के पेपर को आपके लिए आसान बनाने के लिए जो है मेरा ये लेक्चर आपके लिए सूदमंद साबित होगा। और इंशाल्लाह ताला पास्ट पेपर्स में से चंद एक पेपर्स के जो है वो प्रेसीज और कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिकली करवा कर भी मैं करके भी एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी। सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी में पास्ट 50 इयर्स की मैं प्रैक्टिस जो है वो हम करवाते होते हैं और मुकम्मल तौर पर उसके सॉल्यूशंस भी जो है वो हम प्रोवाइड करते होते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।